नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका आज हम पॉलिटी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। और देखो वीडियो के लास्ट में जो है आज हम करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हैं। वो ज़्यादा पुराने नहीं होंगे, यही होंगे जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन्हीं महीनों के जो है वो करंट अफेयर्स होंगे। तो डेफिनेटली आपको वहाँ से भी हेल्प मिलने वाली है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस होंगे ना वो सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन द रिजाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार था, ये फंडामेंटल राइट की लिस्ट से जो था वो हटा दिया गया। तो किसके कार्यकाल के दौरान ये हटाया गया था, किसके प्रशासन के दौरान ये हटाया गया था, कौन उस टाइम प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे इंडिया के। तो ये हटाया गया था ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मोरारजी देसाई की उस टाइम सरकार हुआ करती थी जब इसको हटा दिया गया था। अब आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ से, आपने ध्यान रखना है यहाँ से कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था। इसको जब डिलीट किया गया तो डिलीट करने के लिए भी कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ज़रूर इस्तेमाल की गई होगी। तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो इस्तेमाल की गई थी, वो थी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 की थी, जिसके तहत इसको डिलीट कर दिया गया और फिर इसको बनाया गया लीगल राइट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फंडामेंटल जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये क्या है, तो ये एक लीगल राइट है और इसको ऐड किया गया आर्टिकल 300A के तहत। इसमें जो था वो इसको ऐड कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बने, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलते हैं नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो नरेंद्र मोदी जो है वो कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के। अगर हम फाइनल आंसर की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है। और अगर एक बार क्वेश्चन स्क्रैप हो गया तो संभावना कम रहती है कि आने वाले एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। परंतु देखो, मैं विकीपीडिया के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो वहाँ पर था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो था वो 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने थे 2014 में। ये आपने ध्यान रखना है। परंतु आपको पता है 2014 के बाद भी जब 2019 में इलेक्शन हुई थी तब भी यही जीत कर आए थे। तो 14वें नंबर के थे ये 2014 में जब बने थे। उसके बाद फिर से बने तो मे बी 15वें नंबर के माने जाएंगे या फिर 14वें नंबर के ही माने जाएंगे। तो इसीलिए इसको स्क्रैप कर दिया गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। बोलते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा सर्विस फॉर अ मैक्सिमम टर्म ऑफ। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होते हैं उनका जो अवधि होती है कार्यकाल की वो कितनी होती है, वो कितने साल के लिए सर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो वो 5 साल के लिए जो है वो बनाए जाते हैं स्पीकर। अगर हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में स्पीकर कौन है लोकसभा के, प्रेजेंट टाइम में स्पीकर है लोकसभा के ओम बिरला। इनका नाम आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि राज्यसभा में भी क्या स्पीकर होते हैं, तो देखो राज्यसभा में जो है वो चेयरमैन होते हैं, वो इक्विवेलेंट टू स्पीकर ही माने जाते हैं। और राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं प्रेजेंट टाइम में वो कौन है, वो है श्री जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं और वाइस प्रेसिडेंट जो है वही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ये भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा, स्पीकर को कौन अपॉइंट करता है, तो स्पीकर को इलेक्ट कौन करता है ये आपने ध्यान रखना है कि जो मेंबर होते हैं लोकसभा के वही जो है वो स्पीकर को चुनते हैं। और अगर स्पीकर ने अपना रेजिग्नेशन देना हो तो वो किसको देंगे, तो वो डेप्यूटी स्पीकर को जो है वो अपना रेजिग्नेशन देंगे। और हमारी जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा है उसके स्पीकर कौन है, उसके स्पीकर हैं कौन, श्री विपिन सिंह परमार। विपिन सिंह परमार जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं। पहले स्पीकर कौन थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के, वो थे श्री जयवंत राम। उनका नाम भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं द ऑर्डिनेंस बाय गवर्नर विल बी वैलिड इन केस ऑफ नॉन अप्रूवल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर अ पीरियड ऑफ। तो बोलते हैं राज्यसभा का अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश राज्य विधानमंडल के अनुमोदन न होने की स्थिति में कितनी अवधि के लिए मान्य होगा। देखो, जो गवर्नर के द्वारा ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है वो कितने टाइम तक वैलिड होगा अगर उसको स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो अप्रूव नहीं करती, तो वो वैलिड होगा कितने टाइम तक के लिए, 6 वीक्स तक, 6 हफ्तों के लिए वो वैलिड होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नर आगे चलकर किसको अपॉइंट करते हैं, तो देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, करंट अफेयर से लिंक करना है इसको। गवर्नर किसको अपॉइंट करते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन होते हैं और मेंबर होते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। और इनको अगर हटाना हो तो प्रेसिडेंट इनको हटाते हैं। अब
इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी एक सिनेरियो हिमाचल में आपने देखा होगा, अगर आप टेलीग्राम पर जुड़े होंगे तो मैं कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर की कटिंग वहाँ पर डाल रहा था डेली। वो था कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन बनाने की घोषणा कर दी गई। उनकी शपथ भी जो था वो रख दी गई कि इतनी तारीख को शपथ होगी, परंतु उससे एक दिन पहले या एक रात पहले आप कह लीजिए, कुछ घंटे पहले आप कह लीजिए, वो सब कैंसिल हो गया। और इसमें बहुत सारे रीज़न बताए गए। एक रीज़न ये भी बताया गया कि गवर्नर जो था वो व्यस्त थे और उनकी व्यस्तता के कारण जो है वो इसको डिले किया जाता है थोड़ा सा। तो आपने ध्यान रखना है कि गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को। अगला क्वेश्चन है 176 क्वेश्चन। बोलते हैं द टर्म ऑफ लोकसभा इज नॉर्मली। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने समय के लिए होता है? वो होता है 5 समय के लिए। अगर कोई भी लोकसभा का मेंबर बनता है तो वो भी जो है वो 5 साल के लिए ही चुना जाता है। अगर कोई राज्यसभा का मेंबर बनता है तो वो 6 साल के लिए चुना जाता है। अगर कोई विधानसभा का मेंबर बनता है तो वो 5 साल के लिए जो है वो चुना जाता है। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब लोकसभा का जो टर्म है उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, जैसे कि कोई नेशनल इमरजेंसी देश में लगी हुई है तब इसको जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है, अप टू 1 ईयर जो है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और अगर किसी ने लोकसभा का मेंबर बनना है तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी भी जो है वो उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या एलिजिबिलिटी होगी उसके लिए? उसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि पहले तो वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है उसकी एज की एलिजिबिलिटी। लोकसभा के केस में ये रखी गई है 25 ईयर, 25 ईयर्स जो है वो लोकसभा के केस में रखी गई है। हमारे यहाँ जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ से 4 लोकसभा के सदस्य चुनकर जाते हैं और 3 जो है वो राज्यसभा के सदस्य चुनकर जाते हैं। अभी रिसेंटली जो था वो कौन राज्यसभा के सदस्य हिमाचल से चुने गए थे वो आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है अपर हाउस और लोअर हाउस के बारे में। अक्सर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो अपर हाउस के बारे में ही पूछा गया है। तो अपर हाउस जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है राज्यसभा। लोअर हाउस कौन सा होता है? वो होता है लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम पहले ही बहुत जान चुके हैं, बस इतना सही काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेलवे इज अ सब्जेक्ट इन। रेलवे जो है वो सब्जेक्ट है कौन सी लिस्ट के तहत दिया जाता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे जो है वो यूनियन लिस्ट के तहत जो है वो आता है। 3 तरह की लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है और यूनियन लिस्ट होती है। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्टेट के लिस्ट में आते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो यूनियन लिस्ट में आते हैं और कुछ कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। अपना जो ये रेलवे है ये यूनियन लिस्ट में ही जो है वो आता है। अब यूनियन लिस्ट में और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? तो यूनियन लिस्ट में आपका बैंकिंग आता है, आपका डिफेंस आता है, आपका इंश्योरेंस आता है, जो ऑडिट होते हैं वो आता है, सेंसस जो जनगणना होती है वो यूनियन लिस्ट में आता है, कम्युनिकेशन आपका यूनियन लिस्ट में आता है, करेंसी से रिलेटेड जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है, फॉरेन अफेयर आपके यूनियन लिस्ट में आते हैं। और अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है? इसमें पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, एग्रीकल्चर आता है, लोकल गवर्नमेंट आता है, फिशरीज आता है, मार्केट आता है, गैम्बलिंग आता है। ये सब जो है वो कहाँ पर आते हैं? स्टेट लिस्ट में आते हैं। और एक लिस्ट बच जाती है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या आता है? देखो, कंकरेंट लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आपका एजुकेशन आता है, वेट एंड मेजर जो है ये भी कंकरेंट लिस्ट में आता है, फॉरेस्ट आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आती हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल जो है वो कौन सी लिस्ट में आते हैं? तो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवर हैं उनकी प्रोटेक्शन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आती है। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समन अ ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन जो है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो बुला सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए राष्ट्रपति जो है वो सही आंसर है। राष्ट्रपति जो है वो जो दोनों हाउसेज होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, इनकी जो ज्वाइंट मीटिंग है, ज्वाइंट सीटिंग है, उसको जो है वो बुला सकते हैं। अगर हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करें, देखो वैसे तो नए प्रेसिडेंट अभी बने हैं तो इनके बारे में वही आप याद रख लीजिए कि कौन नए प्रेसिडेंट बने हैं। परंतु एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले एग्जाम में पूछा गया था, वो पूछा गया था कि इमरजेंसी कितने टाइप की होती है? इमरजेंसी 3 टाइप की होती है। ये नेशनल इमरजेंसी होती है, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है और एक प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी होती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कितनी बार लगी है? तो एक भी बार अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो भारत में नहीं लगी है। और ये तीनों की तीनों इमरजेंसी जो है ये डील कौन करता है? ये पावर इनकी जो डील करने की पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास दी गई होती है।
प्रेसिडेंट की ओथ जो है वो कौन ऑर्गेनाइज कराता है? तो ओथ जो प्रेसिडेंट की होती है, शपथ जो प्रेसिडेंट की होती है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कंडक्ट कराते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं। अगर प्रेसिडेंट ने अपना रेजिग्नेशन देना हो तो वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बोलते हैं हु कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बिफोर इट्स एक्सपायरी? तो बोलते हैं कौन लोकसभा की अवधि समाप्त होने से पहले उसके विसर्जन की अनुशंसा कर सकता है? देखो, कौन रिकमेंड कर सकता है कि लोकसभा को जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि लोकसभा कितने साल के लिए होती है? 5 साल के लिए लोकसभा बनाई जाती है। उससे पहले अगर उसको डिसॉल्व करना हो तो ये पावर्स दी गई हैं प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं कि इसको डिसॉल्व कर दो, और अगर एक बार डिसॉल्व हो गई तो फिर से जो है वो इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो यहाँ से एक तो क्वेश्चन आपका रिवाइज हो गया कि लोकसभा कितने टाइम के लिए होती है, तो ये 5 साल के लिए होती है। अगर 5 साल से पहले इसको डिसॉल्व करना है तो ये पावर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास जो है वो दी गई है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन इम्पीच्ड सो फार बाय द पार्लियामेंट? तो बोलते हैं संसद द्वारा अब तक कितने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग लगाया गया है? देखो, कितने जजेस ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट के जिनको अभी तक इम्पीच किया जा चुका है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नील। ये मतलब क्या हुआ कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के एक भी जज को जो है वो इम्पीच नहीं किया गया है। देखो, सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी बॉडी है अपने आप में, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जो है वो कुछ भी नहीं भी। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच करना पड़ रहा है, उसके ऊपर महाभियोग लगाना पड़ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि कंट्री की जो जुडिशरी पावर है उसके ऊपर सवाल उठना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी को इम्पीच किया जाए, या तो अगर इतनी दिक्कत आ जाती है तो ये पहले ही जो है वो खुद से रिज़ाइन कर देते हैं। अभी देखो, सुप्रीम कोर्ट से भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है कि प्रेजेंट टाइम में जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो एन.वी. रमन्ना ही हैं, परंतु अभी जो है वो नए जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो भी अपॉइंट किए जाएंगे। कौन है वो हैं जस्टिस यू ललित। जस्टिस यू ललित जो है, इनकी ओथ होगी 27 अगस्त को। तो 27 अगस्त को जो है ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनेंगे। अभी बने नहीं हैं, जब तक ओथ नहीं हुई तब तक बने नहीं हैं। इनकी ओथ होगी। ओथ कौन कराएगा? ओथ प्रेसिडेंट के द्वारा करवाई जाएगी। प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जो है प्रेसिडेंट है, तो ये इनको शपथ दिलाएंगी। इनके नाम की घोषणा कर दी गई है, बस अब ओथ बाकी रह गई है, वो होगी 27 अगस्त को। और फिर ये 49 नंबर के जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। तो जस्टिस यू ललित का पूरा नाम भी आप याद रखिए। इनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित इनका पूरा नाम है। कई बार पूरा नाम ही एग्जाम में दिया गया होता है, तो वो भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना HPSSC क्लर्क सेक्रेटरी पोस्ट कोड 962 की, तो टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं चीफ मिनिस्टर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किसके प्लेजर पर, किसके प्रसाद पर्यंत पर जो है वो मुख्यमंत्री अपना पद धारण करते हैं? तो चीफ मिनिस्टर जैसे होते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, तो इन्होंने किसके प्लेजर पर जो था वो अपना ऑफिस होल्ड किया था? इन्होंने ऑफिस होल्ड किया था गवर्नर ऑफ स्टेट के। गवर्नर इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो उसी तरह किसी भी स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो किसके प्लेजर पर जो है वो ऑफिस होल्ड करेंगे? गवर्नर के। और चीफ मिनिस्टर जो होते हैं इनकी ओथ कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? इनकी ओथ गवर्नर के द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। अच्छा, अब देखो एक केस आपको बताता हूँ मैं। अगर कोई मान लो स्टेट मतलब कोई MLA नहीं है, तो क्या उसको भी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है? तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, उसको भी जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। उसको 6 महीनों के लिए जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। 6 महीनों के अंदर अंदर जो है उसको क्या करना होगा? उसको जो है वो चीफ मिनिस्टर का पद अगर मेंटेन रखना है तो उसको 6 महीनों के अंदर अंदर जो है MLA के इलेक्शन जीतने होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन जो है वो जीतने होंगे। अगर वो जीत जाते हैं तो वो अपना कार्यकाल कंटिन्यू जो है वो कर सकते हैं। इस तरह का केस कहाँ पर हुआ था? वेस्ट बंगाल में जो है वो इस तरह का केस हुआ था। वहाँ पर देखने को मिला था जब ममता बनर्जी इलेक्शन हार गई थी तो उनको जो था वो फिर से इलेक्शन लड़ने पड़े थे, और उसके लिए क्या हुआ था? उसके लिए उनको पहले ही जो था वो चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था। फिर उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़े थे, जीते थे, और अब वो कंटिन्यू चीफ मिनिस्टर रही है। मैंने आपको कहा था कि लास्ट में हम करंट अफेयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, तो अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लीजिए आप। 185 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बोलते हैं मगदलेन एंडरसन रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो मगदलेन एंडरसन जो है वो हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है?
तो ये नवंबर महीने में बनी थी, नवंबर 2021 में, स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन डी बी जो है उसे आंसर है स्वीडन। अगला क्वेश्चन है 186, बोलते हैं विच कंट्री रिसेंटली प्रपोज्ड द सोशल मीडिया बिल 2021। ये सोशल मीडिया बेसिक एक्सपेक्टेशन एंड डिफेमेशन बिल है। तो 2021 का ये बिल जो है वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? ये बिल अगर हम बात करें कि कौन सी कंट्री के द्वारा जो था वो प्रपोज किया गया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा प्रपोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है 187, यहाँ पर बोलते हैं विच इंडियन स्टेट हेल्ड इट्स फेमस चेरी ब्लूजम फेस्टिवल रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य ने मशहूर चेरी ब्लूजम त्यौहार जो है वो आयोजित किया है? तो 187 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय। मेघालय ने जो है ये चेरी ब्लूजम फेस्टिवल अभी ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर बताइए कि बिहू जो है, बिहू कौन से स्टेट का डांस है? बिहू कौन से स्टेट का डांस है, ये आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। इस तरह से सर्च कीजिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 21,500 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट पोस्ट कोड 962 की, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। आप टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी 10, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे जैसे एग्जाम में होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 HPGK के स्पेशल टेस्ट होंगे, इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्लर्क के भी जो है वो 5 पेपर होंगे विद फाइनल आंसर की, इनको भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को जो है एक अच्छी शेप दे सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको PDF की फॉर्मेट में जो है वो आपके मेल में सेंड कर दी जाएगी। जब भी आप इसको अवेल करना चाहें तो नीचे लिंक में जाकर आप अवेल कर सकते हैं। PDF की फॉर्म में आप हर एक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो लिंक बता दिया है आपको कहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।